दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्री नप्शल एग्रीमेंट्स। आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे हैं। बहुत बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता भी है न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। डाउरी डेथ्स जो हैं बढ़ रही हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है कि वाइफ ने बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस लगा के हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट करवा दिया। एलिमनी बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है आज डिवोर्स के अगेंस्ट। चाइल्ड कस्टडी के केसेस, एलिमनी के केसेस, तो बहुत सारे केसेस जो हैं इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, जो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हमें जिनको बोलते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये प्री नप्शल एग्रीमेंट्स, ये थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक है। क्योंकि बाकी अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, जो आज के एग्जिस्टिंग लॉज हैं इंडिया में, हमारी कंट्री में जो लॉज अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट प्री नप्शल एग्रीमेंट्स को अभी तक इंडियन लॉज में रिकॉग्निशन नहीं मिली है। कुछ बाकी बाहर की कंट्रीज में इनको रिकॉग्निशन मिली है। तो इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, और क्या अगर ये कहीं इंडिया में आते हैं, इसको रिकॉग्निशन मिलती है इनको, तो क्या एक पॉसिबल उपचार हो सकता है इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए, सो दैट हम इंडिया को एक बेटर वे में एक्सपेक्ट करें जहां पर इस तरह के डिस्प्यूट्स खत्म हो सकें। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो सबसे पहली चीज़ है, प्री नप्शल एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। तो प्री नप्शल एग्रीमेंट नाम से समझ आ रहा है कि ये एग्रीमेंट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज से पहले अपने जो भी उनके फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, या उनको अपनी फ्यूचर जो भी वो मैरिज कर रहे हैं उसमें उनके क्या स्टेक्स रहेंगे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, फाइनेंशियल डिटेल्स रिलेटेड टू चाइल्ड कस्टडी, असेट्स, लाइबिलिटी। अगर मान लो वो ये डिक्लेयर करते हैं कि इन केस अगर उनकी मैरिज नहीं चलती है, सपोज उनका 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद कभी भी डिवोर्स होता है, तो किस पर्सन की, किस पार्टी की कितनी लाइबिलिटी होगी, कितना एसेट होगा, चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, ड्यूरिंग द मैरिज जो उन्होंने अर्निंग की है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है जिसको साइन किया जाता है, रजिस्टर होते हैं, प्रॉपर एडवोकेट्स के वेरिफिकेशन होती है उसमें। तो एक ये पूरा फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। और जो एग्रीमेंट है वो विटनेसेस भी साइन करते हैं जिनके प्रेजेंस में वो एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है। तो ये है प्री नप्शल एग्रीमेंट, जो कि अभी तक इंडिया में वैलिड नहीं है। बहुत कम लोगों ने सुना भी है, इसके सुना भी नहीं होगा इसके एग्रीमेंट के बारे में। तो बहुत ही कम रिकॉग्निशन है इसकी इंडिया में। तो इसका जो प्राइमरी क्लॉजेज जो होते हैं वो रिलेटेड टू होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी जो पर्सन्स हैं उसमें हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने जॉइंटली एक्वायर की, इंडिविजुअली एक्वायर की, जब भी उनकी मैरिज चल रही है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन जिसे मैंने बात की, ठीक है, और अपर लिमिट एलिमनी की क्या हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें प्री नप्शल एग्रीमेंट्स में उसमें लिखी जाती है जब भी ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम बाकी बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सर्वे है और ये बताया गया है कि 60% ऑफ द पीपल आर हैप्पी टू साइन द लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिफोर दे से आई डू। मीन्स मैरिज से पहले 60% लोग ऐसा बोलते हैं कि वो खुश हैं ऐसा लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट साइन करके। इसी तरह यूएस की अगर बात करें तो 63% जो डिवोर्स के लॉयर्स हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं कि प्री नप्शल एग्रीमेंट्स में इंक्रीज होता जा रहा है 2017 से। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स में अब ये नहीं बोला जाता कि हाँ ये अनरोमांटिक है या कोई इंसल्ट हो रही है किसी भी पार्टी की। एक ये वैलिड चीज़ है जिसको दोनों ही पार्टी, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसीलिए बाकी कंट्रीज़ में बढ़ता जा रहा है। बट ये इंडिया में अनकॉमन है अभी भी। इंडिया में इसको अच्छे तरह से वेलकम नहीं किया गया, बिकॉज अभी भी इंडिया में एक स्टिग्मा है डिवोर्स को लेके, सोशल स्टिग्मा है। ये बहुत अनकॉमन होगा कि हम शादी से पहले इंडिया में हम सोच नहीं सकते कि शादी से पहले हम डिवोर्स की कंडीशंस लिख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन अनकॉमन है, इंडिया में स्टिग्मा माना जाता है। दूसरी क्या चीज़ है इसमें, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं एक तरह से ऐसा लगता है कि ये बिजनेस डील कर रहे हैं हम। तो ये शादी को लेके इंडिया में बड़ी सेंसिटिव रहते हैं, तो वो ये रहते हैं कि ये बिजनेस डील नहीं है। और जो कपल्स हैं वो आपस में इस बारे में बात करने में भी बड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। और ये भी सोचा जाता है कि तो जो ये तो सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं, ऐसे कोई एग्रीमेंट अगर करने भी हैं तो जो नॉर्मल है मिडिल क्लास या लोअर क्लास में ये चीज़ें अनकॉमन है। उनके उनके में एक परसेप्शन है कि ये रिच लोगों के लिए ही है, अमीर लोगों के लिए ही है। तो इस तरह की चीज़ें के कारण ये इंडिया में बहुत ही अनकॉमन है। बट ये अगर कॉमन हो जाए तो हम बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स डिवोर्स की झगड़े होते हैं कोर्ट्स में हम देखते हैं, वो उन काफ़ी से हमें रिलीफ मिल सकता है। तो ये जो प्रीनप्स है, इनको कॉमनली प्रीनप्स भी कहते हैं, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स को।
तो क्या ये इंडिया में वैलिड है, लीगल है? तो जैसे मैंने पहले बताया, ये अभी तक इंडिया के जो लीगल सिस्टम है, हमारा लॉ है, उसमें रिकॉग्निशन, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, डज नॉट येट रिकॉग्नाइज प्रीनप्स। तो इसके कुछ व्यूज़ हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला व्यू तो ये है कि इंडिया में मैरिज को एक सेक्रेड सेक्रामेंटल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। मीन्स एक हम भगवान से जोड़ के देखते हैं, पवित्र रिश्ता मानते हैं इंडिया में मैरिज को। कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। जो भी अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ो तो वहाँ पे बोलते हैं सेक्रोसेंट है, ये सेक्रेड है। मीन्स ये कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रीनप्स जो है इंडिया में वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप मैरिज को इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बांध नहीं सकते। अभी तक इंडिया में ऐसा लॉ नहीं है। दूसरा एक व्यू है, ये बोलता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो हमारा इंडिया में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उस लॉ के अंदर ये गवर्न होता है, और उसमें सेक्शन 10 जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। तो कुछ एक व्यू बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड है। एक और व्यू क्या है, ये बोलता है कि सेक्शन 23 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो तो वो वैलिड नहीं होता, वो वॉइड होता है। तो बिकॉज ये जो प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया में वैलिड नहीं है, और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो हमारी कॉमन धारणा है, बिलीफ्स है हमारे, उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए ये वॉइड है, इंडिया में कोई इसकी वैलिडिटी नहीं होती। कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो प्रीनप्स हैं, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स, ये एक सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मींस ये बाइंडिंग नहीं होते, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ, जैसे हम लिख लेते हैं कि हाँ हमारी याददाश्त के लिए चीज़ें हैं, इनकी कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। तो एक एमओयू अगर आप साइन करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ये जो प्रीनप्स है ये बाइंडिंग नहीं है। एक अगला व्यू क्या है कि जो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, एक से हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसे एक स्पेशल मैरिज एक्ट है कि अगर वहाँ पर जब शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो मजिस्ट्रेट करवाता है, तो वहाँ पर अगर ये डॉक्यूमेंट्स में लग जाए, प्रॉपर वे में पहले बन जाए, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में इसको वहाँ पर फाइल पे लग जाता है और मजिस्ट्रेट इसको पास कर देता है, तो ये बाइंडिंग हो सकता है। तो ये कुछ व्यूज़ हैं, ऑल्दो प्रीनप्स करके या प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स करके कोई भी अभी इंडिया में इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो फिर सवाल उठता है कि ये लीगल ही नहीं है, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो क्यों इसको ऑप्ट किया जाए, क्यों इसको बनाया जाए, क्यों इसको, अगर हम बोलें कि शादी से पहले इस तरह से बोला जाए कि हाँ हस्बैंड और वाइफ जो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है उनको बोलें कि आप ये साइन करो। तो सबसे मेन कुछ रीजंस जो है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो लेजिस्लेशन जो है इंडिया का, वो टोटली बायस्ड है अगेंस्ट टुवर्ड्स फीमेल्स। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लॉज जो हैं एलिमनी के, ठीक है, डाउरी हरासमेंट के जो लॉज हैं वो टोटली बायस्ड हैं टुवर्ड्स फीमेल्स। फीमेल्स के पास पूरा राइट है, वो एलिमनी भी सीख कर सकती है हस्बैंड से। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी फीमेल्स को प्रेफरेंस मिलती है, डाउरी हरासमेंट के केसेस में भी उन्हीं की सुनवाई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हस्बैंड्स के लिए एक प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन ऐसी बन जाती है, तो उनको फ्यूचर की लिटिगेशन या इस तरह के एलिगेशंस को फेस करते हुए काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड पॉइंट में जैसे है कि 498 एक आईपीसी में एक केस होता है डाउरी हरासमेंट को लेके। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसमें काफ़ी फैमिली भी तक भी बातें आ जाती है, जो हस्बैंड की फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ तक भी कई बार वाइफ जो है, बहुत बार केसेस हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बहुत सारे केसेस फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं। तो वहाँ पर भी जो हस्बैंड है और उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर कुछ प्रीनप्स ऐसे बने हुए हैं तो उनको ऐसे इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो कंट्री में हमारे जो एलिमनी है, वो आज तक ऐसा नहीं है कोई अर्थमेटिकल फॉर्मूला है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर्मूले में आपने कुछ वैल्यूज़ डाल दी कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, वाइफ की इनकम, हस्बैंड के एसेट, वाइफ के एसेट, और उसके बेस पे डिसाइड होगी कि मेंटेनेंस कितनी मिलेगी, एलिमनी कितनी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मली जो फैक्टर्स देखे जाते हैं वो ये है कि इनकम कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ जो वहाँ पर एप्लीकेंट है जो एलिमनी मांग रही है उसके क्या स्टैंडर्ड है, क्या कंडक्ट है। इन्हीं की बेस पे एक सब्जेक्टिव वे के थ्रू एलिमनी डिसाइड होती है। और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसके थ्रू ये पता लग जाता है कि शादी से पहले किसके पास कितने एसेट्स से, क्या लायबिलिटी से, इन्होंने आपस में क्या एग्री किया था, तो उसके बेस पे कोर्ट जो है एक बेटर वे में अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकती है वाइल गिविंग सम जजमेंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, कि अगर आपके पास प्रीनप बनाया हुआ है, तो उसके बेस पे आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि जो भी आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अगर आप भाईचारे में बैठ के ही डिवोर्स ले रहे हैं तो उसमें एक बेटर वे में आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं,
कि जो भी आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी मीट कर सको, और बाद में शादी जब टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद भी किसी के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना पड़े। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके लिए आपको प्रीनप्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो उसके बाद ये आता है कि अगर प्रीनप्स बनाते हैं तो असेंशियल क्लॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। तो क्लॉजेस में मेन चीज़ें जो रहेंगी उसमें, वैसे तो इसको आप जॉट डाउन नहीं कर सकते कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बट कुछ जो होनी चाहिए ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो भी आपकी जब शादी हो रही है आपके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी है दोनों पार्टीज लिखेंगी, और जब डिवोर्स होगा तब कैसे उन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो आपने ड्यूरिंग मैरिज जो सब्सिस्टेंस मैरिज के कर रहे हैं, मैरिज के दौरान जो आपने कमाया है, कुछ खरीदा है, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। शेयर जो प्रॉपर्टी है, दोनों के जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एलिमिनी क्या होगी, जो भी अर्निंग हुई है, लिक्विड कैश वगैरह है, कोई और एसेट्स है, गोल्ड वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, उनकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और जो बच्चे इस मैरिज से बॉर्न होंगे उनकी कस्टडी किसको मिलेगी, और कैसे उनकी मेंटेनेंस वगैरह का जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे वो कैसे सारे सेटल हो जाएंगे इन क्लॉजेस के द्वारा। तो ये असेंशियल क्लॉजेस हैं जो प्रीनप्स में होने ही चाहिए। अब अगर इंडिया की बात करें, वैसे तो ये बहुत ही अनकॉमन है, अभी बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, बट बॉम्बे बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पर अभी कुछ एक सर्वे हुआ था, उसमें रिवील हुआ था कि आज की डेट में तकरीबन 10% मैरिजेस में ये प्रीनप्स जो है बनने लग गए हैं। और ज़्यादातर ये एफ्लुएंट जो अमीर लोग हैं उनमें ये जो इस तरह के एग्रीमेंट्स बनने लग गए हैं। और 5 साल पहले की बात करें तो बिल्कुल ही इंडिया में सुना नहीं होती थी, बट अब कहीं बड़े शहरों में अब सुनने में आने लग गई हैं चीज़ें, और इसमें राइज भी होने लग गया। मीन्स अच्छा एक राइज हुआ है कि जो भी कपल फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ देखते हैं अपने आप को, वो पहले ही मैरिज के इस तरह के एग्रीमेंट्स को प्रेफरेंस देने लग गए हैं। तो ये भी बोलते हैं कि आजकल क्योंकि डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो कपल्स को पहले ही खतरा होता है कि इनकेस अगर नहीं बनती है या कोई भी इशू आता है मैरिज में, तो उसके बाद भी किसी की भी कोई ऑब्लिगेशंस वगैरह जो भी होंगी वो क्लियर हो जाए। कोर्ट्स में जाके वहाँ पर लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं मिलता किसी को। तो स्पेशल मैरिज एक्ट की जैसे मैंने बात की थी, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो रही है, तो अगर प्रीनप आपका कोई एग्रीमेंट ऐसा बन जाता है, तो प्रीनप्शल जो एग्रीमेंट होगा उसको प्रॉपर सर्टिफाई करवा के आप मजिस्ट्रेट को दीजिए वहाँ पर। और मजिस्ट्रेट अगर उसके डॉक्यूमेंट्स को देखेगा सारे, और उसको सारे उसके क्लॉजेज वगैरह ठीक लगे, तो वो उसको पास कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर वो आपका प्रीनप एग्रीमेंट वहाँ पर पास हो जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो बाद में चीज़ें आपकी एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अगर कोई भी पार्टी उसे मुकरती है बाद में, तो उसको वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्यों मुकर रही है और क्या एडिशनल सर्कमस्टांसेस थे कि और उस एग्रीमेंट के अलावा कुछ एग्री हुआ हो तो। क्योंकि अगर वाइफ ने लिख दिया है कि मेरी इतने एसेट्स मैं अपनी इस मैरिज में डिवोट कर रही हूँ, तो वो बाद में मुकर नहीं सकती। इसी तरह हस्बैंड के ऊपर भी इसकी ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर देता है, तो एक भी वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिससे कोई भी फिर बाद में मुकर नहीं सकता। तो कंक्लूजन में अगर मैं ये बात करूं, ओवरऑल अगर डिस्कस करें, तो प्रीनप्शियल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी, जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, सो दैट ये ना हो कि बाद में अगर कोई डिवोर्स होता है, जिसकी कि आजकल देखेंगे रेट बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर आप एक एक चीज़ के लिए वहाँ पर कोर्ट में नहीं लड़ रहे हो, क्योंकि कोर्ट्स भी इतना जल्दी फैसला नहीं देता है। बहुत सालों साल एलिमनी के, चाइल्ड कस्टडी के केसेस, और जो उनसे दूसरे अगर हम बोलें डाउरी हरासमेंट के, इस तरह के केसेस बहुत सालों साल चलते रहते हैं, डिवोर्स केसेस भी इवन। तो उन सब चीज़ों से अगर आप बचाव चाहते हो तो प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स को पढ़ो, देखो, और इसके बारे में सोचो कि अगर आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये था दोस्तों प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स के बारे में। आपकी जो भी इसमें क्वेरी फीडबैक हो, काइंडली शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।